ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है कि एटम का रेडियस क्या है। रेडियस का मतलब जैसे ये एटम है, इसके ये सेंटर से लेके इसके आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो होगा उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। एंड इट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस। ओके, इसका देखना है हमने। हमने क्या करना है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उनकी अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप कैसे वेरिएशन होती है वो देखनी है, और क्यों होती है उसको स्टडी करना है। ठीक है, और हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और प्रॉपर्टी कौन सी है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और कौन सी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हालांकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम सेम सी बातें हो जाती हैं। ओके, और कौन सी है? वैलेंसी। और कौन सी है? मेटेलिक कैरेक्टर। और लास्ट में कौन सी है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो आपस में रिलेट हो जाएंगे। ओके, जैसे एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल, जिस वो लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, उस शेल का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो क्लोरीन था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिला, एंड आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इट बिकम Cl नेगेटिव। ओके, क्लियर? उस टाइम जो एनर्जी चेंज अक्कर होता है, एनर्जी हो सकता है लिबरेट हो सकता है एनर्जी देनी पड़े। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेज एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू फॉर्म एन आयन। ओके, अगर कोई जैसे गैस, क्लोरीन जो है वो गैसेस फॉर्म में है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद खुद को एनायन बनाने के लिए जो भी एनर्जी चेंज अक्कर होंगे, रिलीज नहीं होती हर बार, यहाँ पे रिलीज वर्ड अच्छा नहीं है, यहाँ पे रिलीज नहीं होना चाहिए, एनर्जी चेंज होना चाहिए। एनर्जी चेंज अक्कर व्हेन अ गैसेस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम एन आयन, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जैसे सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ओके, दैट एनर्जी जो आप दे रहे हो उसको क्या बोल रहे हो? आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from the outermost orbit of an isolated atom in gaseous state। इसमें भी आपको एटम को आइसोलेट करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है उसको देखना होता है। जैसे सोडियम का इंडिविजुअल एटम ले कोई, ठीक है, उसको अलग कर देना है और किसी एटम के कांटेक्ट में ना हो, उसको कितनी एनर्जी दें सो दैट वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन जाए, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जैसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना। ओके, ए और बी के बीच में बॉन्ड कैसे बना? इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अभी सिर्फ से इतना समझो कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला, ए ने, एक इलेक्ट्रॉन बी ने डाला, और दोनों ने बॉन्ड बना लिया। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करवाने शुरू कर दिए, जिसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया इन्होंने। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा हो, उस टाइम क्या होगा? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ए के पास ज्यादा होंगे, बी के से थोड़ा दूर हो जाएंगे, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का मतलब क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही होती है, बस साइन का डिफरेंस होता है। साइन का डिफरेंस क्या होता है? जैसे अगर एनर्जी रिलीज हो रही हो, थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही हो, उस टाइम जो साइन होगा, एनर्जी के आगे जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है एंड बिकमिंग Cl नेगेटिव, उस टाइम मान लो कि वो एनर्जी 305 जाउल की एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसके आगे माइनस लगा देना है। ओके, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कि एनर्जी रिलीज हो रही है। बट जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है उसका मतलब भी यही होता है
कि जब कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस टाइम कितना एनर्जी चेंज आएगा। बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में जो आपके पास ये वाला जो साइन है, ये साइन नेगेटिव ना होके पॉजिटिव होता है। मतलब जब एनर्जी रिलीज होगी तब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव लिखी जाती है, और जब एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, जैसे O नेगेटिव से O2 नेगेटिव करने के लिए O नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन डाल के उसको O2 नेगेटिव बनाने के लिए जो एनर्जी है वो हमें देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो उस टाइम अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टर्म में लिखोगे तो उसके लिए साइन नेगेटिव आएगा एनर्जी का, वेयर एज अगर उसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में लिखोगे उस टाइम साइन पॉजिटिव आएगा। ओके, बस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में साइन का फर्क होता है। मतलब यही होता है कि एनर्जी चेंज, यहाँ पे रिलीज नहीं आएगा, चेंज आएगा। एनर्जी चेंज व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आयन टू फॉर्म एन आयन। ओके, मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब भी यही है। बस एनर्जी जब रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग उसको साइन नेगेटिव देना है, बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में उसको साइन पॉजिटिव देते हैं जब एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी देनी होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग साइन पॉजिटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अकॉर्डिंग साइन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। बस ये फर्क है। ओके, वैलेंसी आप जानते ही हो। वैलेंसी जैसे सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। क्यों 1? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, और वैलेंसी की वैल्यू 4 से ज्यादा हो भी नहीं सकती, यू नो दैट। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? इसकी भी 1। बट इसकी जो वैलेंसी है वो कौन सी वैलेंसी है? गेन करने वाली वैलेंसी है। इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सोडियम की वैलेंसी 1 है क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। ओके, तो वैसे वैलेंसी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर देते हैं? नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम्स विच कंबाइन विद एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। गिवन एलिमेंट के एटम के साथ कितने यूनिवैलेंट एटम जो हैं वो अटैच हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं वो उसकी वैलेंसी है। यूनिवैलेंट का मतलब होता है जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएंगे, ओनली वन बॉन्ड फॉर्म। ओके, जैसे क्लोरीन के साथ यूनिवैलेंट एटम कितने जुड़ सकते हैं? एक ही जुड़ सकता है। ओके, तो इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी है 1। सोडियम के साथ भी अगर जुड़ना हो तो कितने यूनिवैलेंट एटम जुड़ सकते हैं? एक ही जुड़ सकता है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1। ओके, ऑक्सीजन के साथ कितने जुड़ सकते हैं? 2। तभी तो वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 जुड़ सकते हैं ना मैक्सिमम। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हुई? 2। ओके, उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है मेटल जैसा, मींस मेटल जैसा बिहेवियर। ओके, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटल जैसा, कि कितनी रिजेंबलेंस है नॉन मेटल को, कितनी रिजेंबलेंस है मेटल को। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो हमने ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जिनको हम बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इनका ट्रेंड देखना है। कैसे देखना है? अलोंग द पीरियड। जैसे ये जो अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियड, तो हमने देखना है कि पीरियोडिक ये जो प्रॉपर्टीज है उनमें क्या चेंज देखने को मिलता है, कौन सा ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है। सिमिलरली जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं इन अ ग्रुप, हमने उसके केस में भी देखना है कि एटॉमिक प्रॉपर्टी में कैसे चेंजेस आते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है, वो देखेंगे। ठीक है, वो हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो पीरियोडिक ट्रेंड में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर? दिस कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि कोई एटम कितनी इजीली लूज इलेक्ट्रॉन करता है, कोई एलिमेंट का एटम कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे आपको पता है कि जो इस साइड है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जैसे ये लिथियम हो गया, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपने से पीछे वाली नोबल गैस जैसा बन जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने से पीछे वाली नोबल गैस जैसी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए लिथियम क्या है? लिथियम इज अ मेटल, क्योंकि मेटल क्या होते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गिवर। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अपने में से। ओके, क्लियर। इसलिए मेटल की खास, सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या ऐसे बोल लो
कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके क्लियर। तो इट मींस हम मेटालिक कैरेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिस एलिमेंट में जब सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन करने की, वो सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। इसलिए अगर मैं इस पीरियड की बात करूं, इस पीरियड में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है, पोटाशियम। ओके क्योंकि इस पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसमें है, पोटाशियम की। ओके और जैसे जैसे आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे इन दी पीरियड, ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन तो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। ठीक है, तो इट मींस जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इन दी पीरियड, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व डिक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। ओके क्लियर, अलोंग द पीरियड metallic character decreases. Okay, and what will be the trend along the group, not along the group, from top to bottom in the group. ग्रुप में क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा, जैसे अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, जैसे एल्कली मेटल है ये सारे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर एल्कली मेटल्स। तो इनमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है, लिथियम का साइज छोटा सा है। हाँ क्लियर, लिथियम का साइज छोटा। ओके लिथियम साइज छोटा, सोडियम का साइज उससे बड़ा, हमने पढ़ा हुआ 10th में भी ये पढ़ते हैं। ओके ये रहा आपके पास सोडियम, सोडियम का एटम ये रहा। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ता है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना, उसको लूज करना इजी होता है, और जब लूज करना इजी होता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो लूज करना इजी मतलब वो उतना ही बढ़िया मेटल, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर का मतलब भी क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इट मींस जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो in a period, in a group, then you will observe, what will you observe, you will observe increase in metallic character। तभी तो देखो, अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं स्पेसिफिकली, तो कार्बन एक नॉन मेटल है, बट जैसे जैसे ग्रुप के नीचे आते गए वैसे वैसे आप देखोगे कि जो लेड है वो एक मेटल है, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम metallic character increases। Why increases? Because size of atom is increasing, and if size of atom is increasing, it means it is easy to lose the electron, and if it is easy to lose the electron, it means what it means, more metallic will be the element। Okay, तो metallic character का क्लियर हो गया। ठीक है, और एक और चीज जो अभी मैं आपको मेंशन कर देता हूं, जब भी आप पीरियोडिक ट्रेंड की बात करोगे, यू विल do not include noble gases in periodic trends। noble gases को periodic trend में include नहीं करना, नहीं तो बहुत ज्यादा exceptions हो जाएंगी। periodic trends में exception भी कई सारी होती हैं, बट अगर हम noble gas को include कर लें periodic trend को समझाते टाइम, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा exceptions हो जाएंगे। ओके क्लियर, तो periodic trend में कभी भी आप noble gases को include करके नहीं देखोगे, और जो इनकी exceptions होंगी वो मैं सबसे एंड में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से आप मतलब समझ गए हो, जैसे ये एटम होता है, जैसे ये आपका एटम है, ठीक है, एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो वाला शेल, लास्ट वाला शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है। ओके तो ये जो डिस्टेंस होगा इट इज कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ओके क्लियर, और इसको एटॉमिक साइज भी बोल दिया जाता है। क्लियर, अब पहले ये समझो कि एटॉमिक रेडियस कितने तरह के हो सकते हैं इन नॉन मेटल्स, क्योंकि देखो ये एक हाइपोथेटिकल केस है कि आपने एटम को इंडिविजुअल किया, जैसे मान लो आपके पास, आपने क्या किया, एक हीलियम का एटम लिया और उसका रेडियस मेजर कर लिया। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि एटम तो है ही बड़ा छोटा। अगर एटम इतना छोटा है तो उसका रेडियस मेजर करना इजी है नहीं ना, क्योंकि उसको ये तो है नहीं कि पकड़ा और आपने ऐसे देखा और उसका रेडियस मेजर कर लिया, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आपके पास क्या होता है, अब पहले ये समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट रेडियस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटालिक रेडियस, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस।
वॉन्डरवॉल रेडियस क्या होता है कि दो एटम जब आपस में क्लोज अप्रोक्सीमेटी में आएंगे, उस टाइम आपने उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लिया। इसको मेजर कर सकते हैं हम। इसके लिए हमारे पास एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। ये जो डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, इस डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस होगा, ये इसको क्या बोल देंगे हम कि ये इस एटम का रेडियस है। ओके, तो उस टाइम जो रेडियस आ रहा है, हम उस टाइम कौन सा रेडियस मेजर कर रहे हैं? वॉन्डरवॉल रेडियस। ओके, मेटेलिक रेडियस क्या होता है? मेटेलिक मेटल्स में ऐसे बॉन्ड होते हैं, कई सारे एटम आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दोनों एटम आपस में बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जुड़े ही पड़े हैं, बिल्कुल साथ साथ में। हो सकता है इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप भी हो, या हो सकता है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कोवलेंट में होते हैं, ऐसी ओवरलैपिंग इसमें भी हो सकती है मेटेलिक रेडियस के टाइम में। ठीक, दिस इज पॉसिबिलिटी देयर। तो मेटेलिक रेडियस के केस में हम, मेटेलिक रेडियस के केस में भी हम ऐसे करते हैं, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेते हैं, और उसका हाफ कर जो आता है उसको हम बोल देते हैं कि दिस इज द रेडियस ऑफ दिस मेटल एटम। क्योंकि मेटल्स के बीच में आपको मेटेलिक बॉन्ड मिलेगा, नॉन मेटल्स के बीच में आपको मेजरली वॉन्डरवॉल रेडियस मिलेगा। क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं वो आपस में, जैसे एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ तो जुड़ता ही नहीं है। जब जुड़ता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये सबसे क्लोज अप्रोक्सीमेटी में कितनी आ सकते हैं, उसके बाद जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देंगे, और उस हाफ डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? वॉन्डरवॉल रेडियस। सिमिलरली कोवलेंट रेडियस क्या होता है? जैसे दो क्लोरीन के एटम है, ठीक है, वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक, उस बॉन्ड की जो सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो हम मेजर कर लेंगे, ये हम मेजर कर सकते हैं। इसका जो हाफ होगा, हम बोल देंगे कि इस क्लोरीन के एटम का रेडियस कितना है, उसका हाफ। जितना भी कोवलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड की लेंथ है, उसका जो हाफ होगा दैट इज कॉल्ड एज दी कोवलेंट रेडियस। ओके, क्लियर? तो एक्चुअल में जब भी हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तब हम क्या होता है, हालांकि ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है एटॉमिक रेडियस वाला। क्यों नहीं बनता? क्योंकि नॉन मेटल्स के केस में तो हम कोवलेंट रेडियस मेजर करते हैं, मेटल्स के केस में एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं, और नोबल गैसेस के लिए वॉन्डरवॉल रेडियस मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो मेटल है इनके लिए तो हम मेटालिक रेडियस मेजर करेंगे, ये जो नॉन मेटल्स आएंगे इनके लिए हम कोवलेंट रेडियस मेजर करेंगे, और ये जो आपके पास नोबल गैसेस आ जाएंगी इनके लिए हम वॉन्डरवॉल रेडियस मेजर करना शुरू कर देंगे। तो एक्चुअल में तो हम तीनों को इक्वली कर ही नहीं रहे, तीनों को इक्वल मेजर कर ही नहीं रहे। कंपैरिजन तो तब बनता है जब आप सभी का मेटालिक रेडियस फाइंड आउट करो, या तो सभी का वॉन्डरवॉल रेडियस फाइंड आउट करो। बट एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। मेटल्स के केस में मेटालिक बॉन्ड होता है, नॉन मेटल के केस में कोवलेंट बॉन्ड होता है, और नोबल गैसेस के केस में वॉन्डरवॉल फोर्स होती है। ठीक है, तो हालांकि कंपैरिजन बनता नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या ट्रेंड बनता है वो बता रहा हूं मैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि कोवलेंट रेडियस क्या होता है, मेटालिक रेडियस क्या होता है, और वॉन्डरवॉल रेडियस क्या होता है। ठीक है, अब जैसे we use the term atomic radius to refer to the both covalent or metallic radius depending upon whether the element is metal or non metal। यहाँ पे atomic radius वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? हो सकता है कि वो कोवलेंट रेडियस के लिए यूज किया हो या मेटालिक रेडियस के लिए वर्ड के लिए एटॉमिक रेडियस वर्ड यूज किया हो, डिपेंडिंग अपॉन कि एलिमेंट जो था वो मेटल है कि नॉन मेटल है। ओके, क्लियर? हालांकि हम सेम क्वांटिटी मेजर नहीं कर रहे सभी एटम्स के लिए। अब देखते हैं वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन अभी तक आप बस यही मान के चलो कि एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल का ये जो डिस्टेंस, ये। ओके, अब वेरिएशन अलोंग द पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी एक पीरियड में, जैसे हम इसी पीरियड की बात कर लें, ठीक है, उसकी वेरिएशन देखेंगे हम। ओके, तो क्या वेरिएशन देखने को मिलेगी आपको? जैसे हम अगर एग्जांपल लें, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। along the period decreases as we move from left to right। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी पीरियड में तो जनरल ट्रेंड आपको क्या देखने को मिलेगा? यू विल ऑब्जर्व डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। इसका रीजन क्या है? रीजन है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, वैलेंस शेल जो है वो वही रहते हैं, वैलेंस शेल का नंबर चेंज नहीं होता। ओके, क्लियर? तो इसलिए क्या होता है, आपको एटॉमिक
जो साइज में वो डिक्रीज देखने को मिलता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास, अगर मैं बात करूं पोटाशियम की, पोटाशियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और पोटाशियम में 19 प्रोटॉन भी 19 ही होते हैं, तो इसके सेंटर में 19 प्रोटॉन है, ओके। और 19 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर रखे हैं? 2, 8, ओके, 8, उसके बाद फिर 8, एंड लास्ट में वो यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, क्लियर। और कैल्शियम के केस में क्या होगा? देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे उसके सेंटर में कितने होंगे? 20 प्रोटॉन, ओके। तो आपने क्या देखा कि आउटर मोस्ट शेल तो वही रहे, इसमें भी 4 शेल हैं, इसमें भी 4 शेल हैं, ठीक है। बट इसके केस में, पोटाशियम के केस में 19 प्रोटॉन थे जो इलेक्ट्रॉन को संभाल के रख रहे थे, और कैल्शियम के केस में 20 प्रोटॉन थे जो इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रख रहे थे। तो शेल नंबर तो चेंज नहीं हुआ, जो सेंटर में प्रोटॉन्स हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, जब ये प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाए सेंटर में, तो उसकी वजह से होता क्या है? जितने ये प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे उतना ही जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे पुल बढ़ती जाएगी, और वो जो पुल बढ़ती है उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, साइज छोटा होता जाता है। तो इसलिए अलोंग द पीरियड, क्योंकि एक पीरियड में वही एलिमेंट आते हैं जिनमें नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं, ओके। तो अलोंग द पीरियड आपको क्या देखने को मिलता है? यू विल ऑब्जर्व, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली, 1 बाय 1, क्योंकि इसमें 19 प्रोटॉन है, इसमें 20 प्रोटॉन है, इसमें 21 प्रोटॉन है, इसमें 22 प्रोटॉन है, इसमें 23 प्रोटॉन है, ठीक है। बट शेल का नंबर वही रहेगा। अगर 4 शेल है तो 4 ही रहेंगे थ्रू आउट द ग्रुप, सॉरी थ्रू आउट द पीरियड। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व अ डिक्रीज इन द साइज, ओके। और ट्रेंड में मैं नोबल गैसेस को इंक्लूड नहीं कर रहा, ओके। यहां तक साइज डिक्रीज होता है, यहाँ पे नोबल गैसेस जब ये आता है तो उसके केस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे इसका साइज 200 पिकोमीटर हुआ, तो ये जो क्रिप्टन है इसका साइज जो है हो सकता है 400 पिकोमीटर हो, और मान लो इसका साइज 380 पिकोमीटर था, तो अलोंग द पीरियड आप देखोगे 380 से 200 पिकोमीटर हो जाएगा अल्टीमेटली। बट यहाँ पे एक अब्रप्ट चेंज देखने को मिलेगा, वो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा उसमें, ओके, क्लियर, समझ आई। तो इट मींस जनरल ट्रेंड क्या है? अलोंग द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, you will observe a decrease in the atomic size, okay. Do you have any doubt? Anybody having doubt? Hello. No, sir. Okay, so now we will move to the second trend. ये तो along the period देख लिया ना हमने, atomic size का trend क्या होगा along the period. Now along the group, along the group में अब हम top to bottom जाएंगे in the group, okay. along लिख दिया हो यहाँ पे word, यहाँ पे चलो along चलने दो word, but आप समझ जाओ कि ये top to bottom की बात हो रही है, okay. when we move from top to bottom in a group, तो होगा क्या? अब इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं ये वाले की, ठीक है। कोई भी, चलो ये ले लेते हैं, ये वाले ग्रुप की, ग्रुप 14, ओके। कार्बन कितना एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का? 6, 2, 4, ठीक है। और इसके सेंटर में कितने प्रोटॉन है? 6, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो इसके केस में प्रोटॉन भी कितने होंगे? 14, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 14, ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें भी तो ऐसे ही हो रहा है, इसके सेंटर में 14 प्रोटॉन है, और इसमें इसमें कार्बन के केस में 6 प्रोटॉन है, सिलिकॉन के केस में 14 प्रोटॉन है, तो इसमें भी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वजह से पुल ज्यादा पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, और जब इलेक्ट्रॉन पे पुल ज्यादा पड़ेगा तो साइज तो छोटा होना चाहिए। बट मैं बोलता हूँ टॉप टू डाउन जाने पे साइज इंक्रीज होता है, जनरल ट्रेंड ये है,
उसका रीजन क्या है फिर जनरल ट्रेंड ये आने का? उसका रीजन है कि कार्बन के केस में शेल भी तो 2 थे जो फिल हुए, सिलिकॉन के केस में शेल भी 3 हो गए। क्लियर? और उसकी वजह से क्या हुआ, जब एक एक्स्ट्रा शेल, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एक एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जाएगा, तो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता भी है वो इतना नहीं बढ़ जाता कि जो शेल के ऐड होने के इफेक्ट को टोटली कैंसल आउट कर दे। तो इन दोनों इफेक्ट में जो विनिंग इफेक्ट है वो कौन सा आता है? शेल इंक्रीज होने वाला। ठीक है, इसलिए अलोंग द ग्रुप जो है, हालांकि दोनों न्यूक्लियर चार्ज और शेल नंबर दोनों इंक्रीज करते हैं, ओके, बट जो डोमिनेटिंग इफेक्ट आता है वो शेल इंक्रीज वाले आता है, इसलिए साइज इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्लियर? तो होता क्या है, हेंस इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस पुल। और एक और चीज हो जाती है, एक तो शेल बढ़ रहा है इसलिए साइज बढ़ रहा है, दूसरा क्या होता है, जैसे सिलिकॉन के केस में एक इफेक्ट ये भी होता है, ये जो न्यूक्लियस के चार्ज है, न्यूक्लियस यहाँ पे कितना है, 14 प्रोटॉन है, ठीक है, और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे हैं, मान लो ये पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ये रहे। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने इस न्यूक्लियस को अच्छे से घेर रखा है, ये सारा इसका पुल जो है, इसका जो न्यूक्लियर पुल है, ये सारा अपने ऊपर ले जा रहे हैं। जब ये सारा का सारा न्यूक्लियर पुल अपने ऊपर ले जाएंगे, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उन पे तो इसकी पुल नहीं लगेगी उतनी जितनी लगनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, ये जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं, उस शील्ड की वजह से क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन पे पुल कम हो जाती है। जब पुल कम हो जाती है तब भी साइज बढ़ता है। ठीक है, एक तो शेल इंक्रीज हो रहा है, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए साइज बढ़ रहा है। दूसरा, ये साइज इंक्रीज होने का कारण ये भी है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर होते जाएंगे न्यूक्लियस के अराउंड, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतनी ही पुल कम होती जाएगी। ठीक है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो पूरी तरह से इस न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं, शील्डिंग द न्यूक्लियस। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइज पुल कम लगेगी, तो होगा क्या, ये ज्यादा फ्रीली घूमेगा और दूर तक जा सकेगा। जितनी दूर तक ये जा सकेगा उतना ये डिस्टेंस ज्यादा आएगा न्यूक्लियस और इसके बीच का, और जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा उतना ही एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो अलोंग द ग्रुप आपको क्या वेरिएशन देखने को मिलती है, इंक्रीज, और अलोंग द पीरियड आपको क्या वेरिएशन देखने को मिलती है, डिक्रीज। जनरल ट्रेंड ये कहता है। ओके, क्लियर? तो ये आपके पास, ठीक है, ये वाला फिगर भी हो गया कवर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ, देखो ये वाला ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नॉट ग्रुप 2, पीरियड 2। तो पीरियड 2 में देखो लिथियम का साइज कितना है, 152 पिकोमीटर, और फ्लोरीन का साइज कितना है, 64 पिकोमीटर। जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज की वैल्यूज देख लो डिक्रीज होती जा रही है। इसमें भी पीरियड 3 में भी ऐसे हो रहा है। और अगर मैं बात करूं ग्रुप की, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, तो हो क्या रहा है, लिथियम का साइज कितना है, 152 पिकोमीटर, सोडियम का साइज कितना है, 186 पिकोमीटर। टॉप टू डाउन जाने पे भी साइज बढ़ रहा है, देख लो सभी में आपको इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन बढ़ा, ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर बढ़ा। ओके, लाइक दिस। ओके, और अब आपके पास एक और क्वांटिटी जो आती है वो है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होता है, नेम से इंडिकेट हो रहा है, आयन का रेडियस। आयन का रेडियस का मतलब, जैसे आयन कौन कौन से होते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम जो है वो कैसा होता है, सोडियम का क्या आपके पास कैसा होता है एटम, 2 8 1, दिस इज द सोडियम एटम। क्लियर? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज कर देता है, तब क्या रह जाता है, तब आपके पास ये केस, ये सिनेरियो आ जाता है, आउटर मोस्ट शेल तो लूज हो चुका है, शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो लूज हो चुका है। ठीक, तो पहले क्या था, पहले न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे इसके, 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने थे,
11 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये Na पॉजिटिव आयन बन गया, ये बन गया Na पॉजिटिव आयन, ये था Na। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक तो आउटर मोस्ट शेल खत्म हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल खत्म हो गया क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, अब ये काउंट नहीं करेंगे हम साइज में, ठीक है। और वैसे भी अगर हम देखें अब इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन तो 11 ही रहे बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन मिलकर संभाल रहे हैं, तो इनकी वजह से ये जो प्रोटॉन है इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे पुल ज्यादा लगाएगा। जब ये पुल ज्यादा लगेगी तो कॉन्ट्रैक्शन और हो जाएगी साइज में। तो जब भी आपके पास किसी एटम से उसका कैटायन बनाया जाता है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे देयर विल बी एब्रप्ट डिक्रीज इन साइज। इसलिए आप देखोगे कैटायन का साइज जो होता है वो पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉल होता है। जैसे Na पॉजिटिव आयन का साइज कितना है, 95 पिकोमीटर, और Na का साइज कितना होता है, 186 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। ओके। और सेकंड एक और है एनायन। एनायन कैसे बनता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यू गेट Cl नेगेटिव। ओके, तो उस टाइम क्या ऑब्जर्व करते हो आप, ये बन गया, ये क्या बनता है, एनायन। और जब एनायन बनता है तब क्या होता है, एनायन हमेशा अपने एटम से, पेरेंट एटम से जिससे वो बना होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, इसके लिए भी समझते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन कैसा है, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, चलो फ्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन वाला एग्जांपल से चलते हैं, ठीक है। फ्लोरीन में कितने आपके पास एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 9 प्रोटॉन होते हैं। जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो होगा क्या, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फुली फिल हो जाएंगे। पहले इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हैं उसमें, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो ना शेल का चेंज आया, ठीक है, ना चार्ज का चेंज आया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 9 प्रोटॉन है, इसमें भी 9 प्रोटॉन है, तो अब इसमें साइज का क्यों फर्क आना चाहिए, मैं बोलता हूँ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था, पहले 9 प्रोटॉन थे जो 9 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे थे। सेंटर में 9 प्रोटॉन है, इन्होंने 9 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रखना है, अपने साथ बाइंड करके रखना है। बट जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो अब प्रोटॉन तो 9 ही रहे सेंटर में, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जिनको संभालना है, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना 9 प्रोटॉन के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा साइज में इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए जो एनायन होता है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है साइज में। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्लोरीन का साइज 64 पिकोमीटर और फ्लोराइड आयन का साइज कितना होता है, 136 पिकोमीटर। ओके। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, एक टर्म पढ़ी थी हमने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, व्हाट आर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनके स्पीसीज क्या नंबर थी, ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। जैसे O2 नेगेटिव आयन के केस में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोराइड आयन में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम आयन में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी में, ठीक है। तो इन सभी में साइज में सबसे बड़ा कौन होगा, ऑक्साइड आयन। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड आयन के केस में 10 इलेक्ट्रॉन तो हैं बट उनको संभालने के लिए प्रोटॉन कितने हैं, 8। जितने कम प्रोटॉन होंगे सेंटर में, जो आउटर मोस्ट शेल होंगे, यहाँ पे जो शेल होंगे, यहाँ पे आपके पास, इन इलेक्ट्रॉन्स को संभालने के लिए जितने प्रोटॉन कम होंगे उतना ही साइज बड़ा होगा। यू विल ऑब्जर्व मोर विल बी द साइज, ओके, व्हेन लेस प्रोटॉन्स विल बी देयर एट सेंटर। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में आप देखोगे, इसके केस में 8 प्रोटॉन हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और इसके केस में 8 नहीं 8 13 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे सेंटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज का साइज कम होता जाएगा। अगर हम बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तभी इन सभी में ऑक्साइड का जो साइज है वो सबसे ज्यादा है और एल्यूमिनियम प्लस 3 का साइज सबसे कम है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो Z/E रेशो, Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
क्योंकि Z को हम कैसे Z से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो ऑक्साइड आयन है O2 नेगेटिव आयन, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 8, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। इसमें Z/E रेशो क्या बनी 0.8। Z/E रेशो का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं। इसमें प्रोटॉन कितने आ रहे हैं वो 0.8, और एल्यूमिनियम प्लस 3 के लिए वो ये रेशो कितनी आएगी 13/10 1.3। जब एक इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए 1.3 प्रोटॉन अवेलेबल है, और इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए ऐसे बोल सकते हैं हम 0.8 प्रोटॉन अवेलेबल है। ठीक है, जितने ज्यादा प्रोटॉन अवेलेबल होंगे उतनी ही Z/E रेशो ज्यादा आएगी। जितनी Z/E रेशो ज्यादा आएगी इट मींस उतना ही साइज छोटा होगा। ओके, उतना ही साइज पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसको आप Z/E रेशो से भी एक्सप्लेन करते हो। ओके, क्लियर। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आती है कि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज को या एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। ओके, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। ओके, नंबर ऑफ शेल, इनकी वजह से साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर। और थर्ड एक और फैक्टर जो हमने पढ़ा है वो है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड कर लेते हैं, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर दिस इलेक्ट्रॉन feels less attraction and hence size increased। उसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये फ्रीली घूमता रहता है। जितना फ्रीली घूमेगा उतना ही दूर जाएगा, जितनी दूर जाएगा उतना ही ये साइज बढ़ जाएगा, उतना ही आपको ये साइज ज्यादा दिखेगा, मिलेगा। ओके, क्लियर। तो दीज आर द थ्री मेन फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द एटॉमिक रेडियस। ओके, तो ये ट्रेंड है। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में कैसे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सभी में सेम होते हैं, उसके केस में डिफाइन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उतनी ही Z/E रेशियो ज्यादा आएगी, जितनी Z/E रेशियो ज्यादा आएगी उतना ही आपके पास साइज छोटा होता जाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास आज हमने दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं और उनके ट्रेंड पढ़ लिए, मेटेलिक कैरेक्टर और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कल हमने क्या करना है, टुमारो वी विल डू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका ट्रेंड देखेंगे कि कैसे वेरी करेगा। ओके, आज वाले में किसी को कोई डाउट? नो हेलो, सर।